नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और करंट अफेयर में जो देखने वाले हैं हम अप्रैल और मई 2026 के जो महत्वपूर्ण पॉइंट करंट अफेयर के रहने वाले हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो करंट अफेयर हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा करंट अफेयर का इंडेक्स रहेगा, इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। मेगा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, धरोहर और पर्यावरण से संबंधित पॉइंट रहने वाले हैं, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित पॉइंट रहने वाले हैं, खेल और सम्मान से रहने वाले हैं, और विधि और नियुक्तियों से संबंधित कहीं ना कहीं हमारा ये करंट अफेयर की पूरी क्लास रहने वाली है। आज चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट करंट अफेयर का रहने वाला है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। और उद्घाटन कब करते हैं तो 14 अप्रैल 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर की बात करें तो इसकी लेंथ जो हमें देखने को मिलेगी तो 213 किलोमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, और ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है। और 3 राज्य कौन कौन से रहने वाले हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य से ये गुजरता है हमारा क्या कॉरिडोर। इसकी मुख्य विशेषता क्या रहने वाली है, अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो ये 6 लेन एक्सप्रेस वे रहने वाला है, और एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये रहने वाला है। तो इसको आप याद रखेंगे। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया 14 अप्रैल 2026 को किया गया, ठीक है। और दिल्ली और देहरादून के मध्य कॉरिडोर रहने वाला है। और इससे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये रहने वाला है। तो आप इसको याद रखेंगे। कितने राज्यों से गुजरता है तो 3 राज्यों से गुजरता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य से। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। और देश का ये पहला जो हमारा है टनल जंक्शन रहने वाला है, फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन रहने वाला है। और कहाँ पर बनेगा ये तो ये जो बन रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर ये बनाया जा रहा है। और एग्जैक्ट जो लोकेशन रहने वाली है ब्यासी और देवप्रयाग के बीच में ये कहीं ना कहीं हमें फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन देखने को मिलने वाला है। तकनीकी की बात करते हैं तो ड्यूल एड्स सिस्टम पर कहीं ना कहीं ये आधारित है, एसोलेंट सिस्टम पर आधारित है, और तकनीकी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। ये भूकंप के दौरान सुरंग में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा टनल बन रहा है ये भूकंप रोधी टनल रहने वाला है। यानी भूकंप आने पर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये भूकंप आया है या नहीं आया है। भूकंप को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब करने वाला टनल रहने वाला है। तो फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन की बात करेंगे तो देश का पहला ही रहने वाला है। कहाँ बनना है तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर बनाया जा रहा है। और अगर सटीक अगर लोकेशन की बात करेगा तो ब्यासी और देवप्रयाग के बीच में ये बनाया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 4 धाम यात्रा से संबंधित ये पॉइंट रहने वाला है अगला। तो 4 धाम यात्रा ग्रीन कार्ड सिस्टम की अगर बात करें तो आखिर क्या है ये तो जो ग्रीन कार्ड सिस्टम 4 धाम यात्रा में शुरुआत की गई, इसकी 19 अप्रैल 2026 में 4 धाम यात्रा ग्रीन कार्ड सिस्टम की शुरुआत की जाती है। और ये किसके लिए है तो 4 धाम यात्रा के वाणिज्यिक यात्री वाहनों के लिए अनिवार्य कहीं न कहीं ये ग्रीन कार्ड सिस्टम चालू किया गया है। कहाँ से मिलेगा तो ARTO कार्यालय जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश और दून आदि जगहों से कहीं ना कहीं ये ग्रीन कार्ड सिस्टम मिलने वाला है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जो वाहन है उनको RTA फिटनेस चेक कराना है और ग्रीन कार्ड और सेफ यात्रा के बारे में बताया जाएगा। सुरक्षा मानकों का यहाँ पर पालन किया जाएगा। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन कार्ड सिस्टम को लाया जा रहा है। तो 4 धाम यात्रा ग्रीन कार्ड सिस्टम की जो शुरुआत होती है तो 19 अप्रैल 2026 में इसकी शुरुआत की जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट रहेगा हमारा ASI द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार की बात करते हैं। तो मनयान मंदिर समूह जो कि द्वाराहाट में है, इसका क्या किया जाएगा तो जीर्णोद्धार किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा तो ASI के द्वारा किया जाएगा। यह मंदिर 11वीं-12वीं सदी में निर्मित मंदिर है। कुल 9 मंदिर रहने वाले हैं। इसमें 4 एक साथ जुड़े मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसमें द्वाराहाट में। 3 मंदिरों की चौखट पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। बाकी मंदिर ब्राह्मण और हिंदू धर्म से संबंधित रहने वाले हैं।
और अन्य अगर पॉइंट की बात करें तो कटारमल और जागेश्वर यानी दंडेश्वर मंदिर की छत का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, यानी इनका जीर्णोद्धार भी किया जाने वाला है। तो इससे आप ये बातें याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो रहेगा पर्यावरण और ग्लेशियर संकट से आधारित ये पॉइंट रहने वाला है। अगर बात करते हैं तो 24 अप्रैल, कब 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT, ठीक है, NGT की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है, के द्वारा उत्तराखंड में स्थित किन संवेदनशील ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता प्रकट की गई है। और उत्तराखंड के प्रदूषण विकास बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या करा गया है, जवाब मांगा गया है। तो ये ग्लेशियर जो रहने वाले हैं बद्रीनाथ, गोमुख और खतलिंग ग्लेशियर रहने वाले हैं। कारण क्या है, संवेदनशील ग्लेशियरों का पिघलना इसका प्रमुख कारण रहने वाला है। तो ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट योजना की बात करते हैं। किस नदी क्षेत्र में ये योजना शुरू की गई है, तो सोंग नदी क्षेत्र में ये योजना क्या करी गई है, शुरू की गई है। किस नदी में, तो सोंग नदी जो कि देहरादून में कार्बन क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में उत्तराखंड की किस नदी क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया, तो सोंग नदी देहरादून पर शुरू किया गया है। तो इसको आप याद रखने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट रहेगा विज्ञान और राज्य सुरक्षा से संबंधित पॉइंट रहने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष मिशन एक चलाई गई है जो कि हल्द्वानी से हाई एल्टीट्यूड हीलियम वॉल्यूम लॉन्च किया गया है। पहली बार छात्रों की सहभागिता से पेलोड निकट अंतरिक्ष भेजा गया है। उद्देश्य क्या रहने वाला है, वायुमंडलीय हालात का अध्ययन व डेटा एकत्रित करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। सुरक्षा की बात करें तो देहरादून डिजिटल समिट नैना AI जो सिस्टम लॉन्च किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो नैना AI सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो देहरादून के अंदर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो राज्य सुरक्षा व्यवस्था को स्मार्ट और सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको आप याद रखेंगे, नैना AI सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट रहेगा आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर से संबंधित पॉइंट देखने वाले हैं कि शीतलहर प्रबंधन कार्यशाला की बात करें तो इसका आयोजक जो रहने वाला है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका क्या रहने वाला है, आयोजक रहने वाला है। लक्ष्य क्या है, आपदा के खतरे को कम करना और जन धन की सुरक्षा करना इसका लक्ष्य रहने वाला है। विशेष सम्मान की अगर बात करते हैं तो इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को भी सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है, जो आपदा मित्र हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है सिनेमा और समाज सेवा से संबंधित जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं पॉइंट। NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड के विजेता जो फिल्म रहने वाले हैं सेकंड चांस इसके जो हैं विजेता रहने वाले हैं। किस पर आधारित है, तो ये जो सुद्धवाला जेल जो कि देहरादून में है इस पर ये आधारित शॉर्ट फिल्म रहने वाली है। इसके निर्देशक कौन है, तो हरीश मिश्रा इसके निर्देशक रहने वाले हैं। निर्माता की बात करें तो दीपा धामी इसके निर्माता हैं। संपादक की बात करेंगे तो शुभम और रवि इसके क्या हैं, संपादक रहने वाले हैं, किसके, सेकंड चांस के। ठीक है, अगला है नशा मुक्ति से जो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। अगर उसकी हम बात करते हैं तो नशा मुक्ति से बात करें, एंटी ड्रग की बात करें तो सुपर 300 मिशन और नशे को ना जिंदगी को हाँ अभियान शुरू किया गया है, जो कि ललित मोहन जोशी को दिल्ली में सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2026 यानी अप्रैल 2026 से सम्मानित किया गया है। तो इसको भी आप याद रखने वाले हैं। आगे है खेल जगत से जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं। खेल जगत से अगर बात करते हैं तो नेशनल मास्टर्स गेम्स दिल्ली में आयोजित किया गया और जो कि चंपा नेनवाल ने ट्रिपल लॉन्ग जंप में गोल्ड और 100 मीटर में ब्राउंज जीता है। किसने, चंपा नेनवाल ने जीता है। और किस में जीता है, ट्रिपल लॉन्ग जंप में। ठीक है, गोल्ड और 100 मीटर में ब्राउंज जीता है। नवंबर 2026 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जाएगा। स्टेट आर्म रेसलिंग यानी पंजा कुश्ती की बात करें तो गोल्ड विजेता कौन है, साद मान जो कि देहरादून के हैं, जो कि गोल्ड विजेता रहने वाले हैं। अंडर 14 नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट जो कि बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर देहरादून रहा। ठीक है, और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर बिहार रहा है। टोटल टीम कितनी थी, तो 15 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे।
आगे चलते हैं, आगे महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करते हैं। न्यायपालिका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को बनाया गया और कब बनी है, तो 8 अप्रैल को इन्होंने पदभार को संभाला है। पर्वतारोहण की अगर बात करते हैं, पर्वतारोहण से जो संबंधित जो नम्रता शाह हैं, जो कि खत्याणी अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, नेपाल के मेरा पीक का सफल आरोहण इनके द्वारा किया गया है। कृषि से संबंधित अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं, तो ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून परेड ग्राउंड में अन्य एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। किनके द्वारा किया गया है, तो जो ग्राम्य विकास मंत्री हैं गणेश जोशी, इनके द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड में अन्य एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।